दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त पुनीत। और कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और देश में कोरोना का कहर जारी है, तो इस कहर से अपने आप को बचाए रखिए, सुरक्षित रखिए, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तो देश चल सकेगा, समाज चल सकेगा। इसलिए ज़रूरत ना हो तो घरों से बाहर ना निकलिए, कोई काम हो तो घरों से बाहर ना निकलिए, और अगर निकलना भी पड़े तो मास्क पहन कर निकलिए, अपना चेहरा ढक कर निकलिए, सैनिटाइज अपने आप को करते रहें, हाथ धोते रहें, ताकि आपका बचाव हो सके। कॉमेडी कलर्स आप सुनते हैं रेडियो उड़ान पर, मेरे यानी पुनीत के साथ। और आज है शुक्रवार और मैं हो चुका हूं एक बार फिर से आपके लिए ये प्रोग्राम लेकर। और आप रेडियो उड़ान को अपना फीडबैक दे सकते हैं हमारी वेबसाइट www.radioudan.com पर, या हमारी mail@radioudan.com या radioudan@gmail.com पर भी आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां से आप रेडियो उड़ान के प्रोग्राम से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स हासिल कर सकते हैं, और हमारे कम्युनिटी कलर्स जैसे प्राइम शोज को लाइव सुन सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल www.youtube.com/radio उड़ान, हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए www.facebook.com/radio उड़ान, और इसके साथ साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़कर भी आप अपने फीडबैक दे सकते हैं। बहरहाल आपके फीडबैक्स हमें समय समय पर मिलते भी रहते हैं, और उन्हीं फीडबैक्स और सजेशंस के मुताबिक हम अपने प्रोग्राम्स को और अपने इवेंट्स को तैयार किया करते हैं। हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप हमें अपने सजेशंस और फीडबैक्स देते हैं। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि आप हमारे प्रोग्राम हमारी ऐप्स प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों से डाउनलोड करके भी सुन सकते हैं, या जो कंप्यूटर यूज़र हैं उनके लिए प्लेलिस्ट हमारी वेबसाइट www.radioudan.com पर अवेलेबल है, जहां से डायरेक्ट प्ले का बटन प्रेस करके भी आप हमें सुन सकते हैं, या हमारी विनैम्प या VLC मीडिया प्लेयर के लिए डिज़ाइन की गई प्लेलिस्ट से भी आप रेडियो उड़ान के प्रोग्राम्स का लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो चलिए अब ज़्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर। सबसे पहले सुनते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। बीएससी नर्सिंग कोर्स में सन 1947 के बाद बड़ा बदलाव, बीएससी नर्सिंग कोर्स बना योग्यता पर आधारित पाठ्यक्रम। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जनहित याचिका, हीमोफीलिया, सिकल सेल डिसीज और थैलेसीमिया से पीड़ित लोगों को आरक्षण की मांग। केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा, IPS सहित अन्य सभी पुलिस सेवाओं के लिए सिविल सर्विसेज परीक्षा में बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लोगों को आरक्षण के दायरे से रखा जाए बाहर। इस प्रोग्राम में आपको सुनवाएंगे एक आयरन लेडी की कहानी, जिसने एक रेल दुर्घटना में अपने दोनों पैर गंवाने के बावजूद पूरी की MD की पढ़ाई। नर्सिंग काउंसिल का हाल ही का बड़ा निर्णय, नर्सिंग कोर्स में अब से 40 से 50% या उससे निचली श्रेणी के विकलांगता वाले लोगों को ही कोर्स करने की होगी अनुमति। तमिलनाडु राज्य का बड़ा कदम, अगले 6 महीनों में विकलांगों के लिए भरी जाएंगी रिक्तियां। तमिलनाडु के कार्यकर्ताओं ने की मांग, शहरी रोजगार योजनाओं में विकलांगों और ट्रांसजेंडर्स को भी किया जाए शामिल। और व्हाट्सएप यूजर्स के लिए खुशखबरी, व्हाट्सएप के बीटा यूजर्स में जल्द आ रहा है एक फीचर जिसमें आप अपना वॉइस मैसेज सुनने के साथ साथ पढ़ भी पाएंगे। तो न्यूज हेडलाइंस के बाद वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आऊंगा डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के साथ। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। Amini Das here and you are listening to Radio Udan. For more info, log on to www.radioudan.com. Download our app from Google Play Store and do not forget to follow us on social media platforms and subscribe to us on our YouTube channel, Radio Udan. कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। ये कैचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। जी हां दोस्तों, आप भी जुड़ जाइए हमारे साथ अपने ख्वाबों की उड़ान लिए, अपनी कल्पनाओं की उड़ान लिए, अपनी ख्वाहिशात की उड़ान लिए। लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com और चलिए हमारे साथ एक कभी न खत्म होने वाले सफर पर, जिसका नाम है रेडियो उड़ान।
वेलकम बैक टू योर ओन फेवरेट शो कॉमेडी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ में हाजिर हो चुका हूं आपका दोस्त पुनीत। ब्रेक के बाद और न्यूज हेडलाइंस हो चुकी हैं और अब आइए चलते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के साथ गौरी की ओर। रेडियो उड़ान के सभी सुनने वालों को आरजे गौरी का नमस्कार। दोस्तों, बिना समय गवाएं चलिए सुनते हैं खबरें विस्तार से। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक आयरन लेडी की कहानी। एक ट्रेन दुर्घटना में अपने पैर गंवाने वाली मुंबई की एक लड़की ने एमडी की पढ़ाई पूरी की है। 13 साल पहले जब मुंबई की जोगेश्वरी की रहने वाली रोशन जव्वाद ने एक ट्रेन दुर्घटना में अपने दोनों पैर खो दिए तो उसे लगा जैसे उसका जीवन पूरी तरह से थम चुका है। उसका डॉक्टर बनने का सपना अब कभी पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन इस बहादुर लड़की ने दिखा दिया कि वो लोहे से भी मजबूत है। ये सख्त जान लड़की एक हड्डी के ट्यूमर के साथ साथ कानूनी लड़ाइयां लड़ते हुए सभी बाधाएं पार करती जा रही है। कठिनाइयों ने सिर्फ इसके इरादों को मजबूत करने का काम किया है। वो बताती है कि मैं MBBS की एग्जाम पास करने के बाद काफी खुश हूँ। ये मेरे लिए भी मुश्किल था, पर मैंने खुद से ये वादा किया था। अक्टूबर 2008 में रोशन अपनी सहेलियों के साथ लोकल ट्रेन से अंधेरी से जोगेश्वरी अपने घर लौट रही थी जब वो ट्रेन के ट्रैक पर गिर गई और उसके दोनों पैर चलती ट्रेन के नीचे आ गए। रोशन ने MD के लिए एंट्रेंस एग्जाम पास करने के बाद कोर्ट में अपने हक की लड़ाई लड़ी। एक्सीडेंट के बाद उनका विकलांगता स्तर 86% पाया गया। कोर्ट कचहरी के चक्करों ने सब्जी बेचने वाले उनके पिता और रोशन के परिवार की कमर तोड़ दी। लेकिन इस केस में उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट श्री मोहन शाह ने रोशन के हक में फैसला दिया। रोशन ने 2016 में अपना MBBS पूरा किया। इसके बाद 2018 में उसे MD पैथोलॉजी में एडमिशन दिया गया। ये एडमिशन भी उसे अपने हक की लड़ाई लड़ने के बाद ही मिला। उसके दस्तावेज लेकर उस समय के MP किरीट सोमैया ने यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री में सिफारिश की और रोशन को MD में एडमिशन मिली। लेकिन इसके कुछ ही दिनों बाद उसे हड्डी का कैंसर डिटेक्ट हुआ। MD के द्वितीय वर्ष में उसकी सर्जरी की गई। गरीब परिवार से आने वाली रोशन को 2 बहनें और एक भाई है। मुश्किल के वक्त में रोशन ने साहस दिखाया। उनके जीजा तरबेज शेख ने घर का खर्चा संभाला। ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर संजय कंथारिया ने उसे अपनी बेटी जैसा माना। कोर्ट केस के दौरान सीनियर लॉयर VP पाटिल ने उसका केस मुफ्त में लड़ा। उसके मेडिकल एजुकेशन का सारा खर्चा MLA अमरीन पटेल ने किया। इन सभी के योगदान के लिए नतमस्तक रोशन इनका नाम लेते नहीं थकती हैं। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं खबर एक आजकल के तुक पकड़ रहे मुद्दे पर। हाल ही में भारतीय नर्सिंग काउंसिल ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके मुताबिक नर्सिंग कोर्स के लिए विकलांगता आरक्षण केवल 40 से 50% के और इससे निचले छोर के शारीरिक अक्षमता वाले कैंडिडेट्स को ही ये कोर्स करने की अनुमति है। इस निर्णय को लेकर पूरे देश में बवाल हो रहा है। आइए अब जानते हैं इसके बारे में कुछ अधिक जानकारी। नर्सिंग शिक्षा के क्षेत्र में विकलांग छात्रों की क्षमता के बारे में पहले से ही गलत धारणाएं हैं। इस साल से इसमें NEET परीक्षा के माध्यम से प्रवेश दिया जाएगा, जो पिछले रविवार को आयोजित की गई थी। अब इस एग्जाम में INC यानी कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल के पत्र का हवाला दिया गया है, जिसके मुताबिक 40 से 50% और इससे निचले छोर की अक्षमता वाले कैंडिडेट्स को ही इस एग्जाम में बैठने की अनुमति दी गई है। ये एक अजीब बात है, क्योंकि ये अधिकार अधिनियम 2016 के बिल्कुल विरुद्ध है। लेकिन INC ने इस खंड की घोषणा करते हुए एक गैजेट नोटिस प्रकाशित किया है। दुर्भाग्य से ये भारत के कई विकलांग आवेदकों के लिए भेदभावपूर्ण है। वहीं दूसरी ओर
NMC यानी कि भारत के मेडिकल काउंसिल ने कई ऐसे विकलांग जनों का साथ देते हुए जिनका विकलांगता स्तर 50% से ऊपर है, उन्हें मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन दिलाई है। ऐसे केसेस गोवा, केरल, मुंबई और भारत के कई अन्य राज्यों में देखे जा रहे हैं। फिर भी INC इससे कोई सीख नहीं ले पा रही। विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कन्वेंशन में RPDA की प्रस्तावना में ही गरिमा एक प्रमुख घटक है। इसके तहत उच्च शिक्षा में 5% आरक्षण शामिल किया गया है। लेकिन भारत में डिस्लेक्सिक डॉक्टर्स और नर्सेस कहाँ हैं? आखिरकार स्वास्थ्य देखभाल में हमें अति मानवीय रोबोट्स की जरूरत तो नहीं है। दरअसल हमें विकलांगों के साथ दयालु व्यवहार और देखभाल करने वाले नर्सेस की जरूरत है, जो ये समझ सके कि पुरानी बीमारी या विकलांगता के साथ जीने का क्या मतलब होता है, क्योंकि वही लोग शानदार सहकर्मी बन सकते हैं। यदि सरकार इस नियम को लागू करने के बारे में गंभीर है तो उन्हें विकलांग नर्सेस के साथ कार्य करके देखना चाहिए। इन नर्सेस को सहयोग की उम्मीद है। दोस्तों, अब मुड़ते हैं तमिलनाडु से जुड़ी एक खुश खबर की तरफ। तमिलनाडु में अगले 6 महीनों में भरी जाएंगी विकलांग व्यक्तियों के लिए रिक्तियां। दोस्तों, तमिलनाडु राज्य ने एक पहल शुरू करते हुए विकलांग जनों के लिए रिक्तियां भरना और बैकलॉग भरना शुरू कर दिया है। इस पहल के तहत सभी सरकारी विभागों और केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों में विकलांग जनों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरा जाएगा। अधिकार अधिनियम 2016 का पालन सुनिश्चित करते हुए विकलांग लोगों के लिए आरक्षित 4% का कोटा पूरी तरह से बिना बैकलॉग के भरा जाएगा। इस विषय में अब तक एजुकेशन सेक्टर में 380 पदों को और हेल्थ डिपार्टमेंट में से 214 रिक्तियों को मिलाकर कुल 1995 वैकेंसीज का आइडेंटिफिकेशन किया गया है। तमिलनाडु सरकार के कथनानुसार ये वैकेंसीज अगले 6 महीनों में कवर अप की जाएंगी। नोडल ऑफिसर्स द्वारा इसके लिए स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव्स चलाए जाएंगे। इसके लिए राज्य सरकार एक पैनल का भी गठन करेगी, जो इस पूरे कार्यक्रम पर कड़ी नजर रखते हुए इस काम की निष्पक्षता सुनिश्चित करेगा। तमिलनाडु सरकार के मुताबिक ये मॉनिटरिंग पैनल एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, पोस्टिंग और प्रमोशंस पर खास ध्यान देगा। इस मुद्दे को लेकर सरकार का रवैया फ्यूचरिस्टिक और न्याय होगा, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। तमिलनाडु में कार्यकर्ताओं ने की है मांग, विकलांगों और ट्रांसजेंडर्स को किया जाए शामिल शहरी रोजगार योजनाओं में। दोस्तों, तमिलनाडु शहरी रोजगार योजना TNUES के शुभारंभ के बारे में जल आपूर्ति और नगर प्रशासन विभाग द्वारा घोषणा के बाद वंचित शहरी समुदायों के लिए सूचना और संसाधन केंद्र IRCDUC ने सरकार से विकलांग व्यक्तियों और ट्रांसजेंडर्स और अन्य लोगों को शामिल करने का आग्रह किया है। इसके लिए ये मांग भी की गई है कि सरकार विशिष्ट रणनीति विकसित करे और उनकी जरूरतों का अनुरोध करे। गलियों और बेघर स्थितियों में रहने वाले व्यक्तियों को भी विशेष श्रेणी में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि ये परियोजना शहरी क्षेत्रों पर केंद्रित है। ये महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना है। इसमें पारदर्शिता और जवाबदेही से काम होना चाहिए। नोटरी के रूप में विकलांग वकीलों की नियुक्ति। आइए जानते हैं ये मामला क्या है। दोस्तों, हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय ने केंद्र को विकलांग लोगों के लिए सुनिश्चित 4% के रिजर्वेशन का कोटा भरने के हेतु डिसेबल्ड लॉयर्स की नोटरी के रूप में अपॉइंटमेंट को अधिकृत कर दिया है, जिसके खिलाफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लेटर पेटेंट अपील की, ये कहते हुए कि इसकी वजह से सेक्शन 34 ऑफ राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट का गलत इस्तेमाल करके काबिल वकीलों को नोटरी बना दिया जाएगा। जिस पर विरोधी पक्ष के काउंसिल ने कहा कि ऐसा करने से उनके करियर में सुधार हो सकता है। अब इस पर अपनी बात को डिटेल में साबित करने के लिए केंद्र को 4 हफ्तों का समय मिला है। इस समय सीमा के खत्म होते होते इस केस की सुनवाई अब 22 अक्टूबर 2021 को होगी।
दोस्तों अब आप WhatsApp का वॉइस मैसेज सुन सकेंगे, साथ साथ इसे पढ़ भी सकेंगे। बिल्कुल, WhatsApp अपने बीटा यूजर्स के लिए जल्द से जल्द लेकर आ रहा है मैसेज ट्रांसक्रिप्शन फीचर। आइए जानते हैं क्या है ये अपडेट। दोस्तों, WhatsApp बीटा इन्फो एक मुख्य स्वतंत्र पोर्टल है जहां पर आप WhatsApp के बारे में समाचार और रियल टाइम अपडेट हासिल कर सकते हैं। WhatsApp बीटा इन्फो ने हाल ही में रिपोर्ट किया है कि WhatsApp जल्द ही वॉइस मैसेज ट्रांसक्रिप्शन देने की दिशा में कार्यरत है। इसके लिए आपके संदेश WhatsApp या Facebook सर्वर पर ना भेजते हुए Apple सर्वर पर भेजे जाएंगे, जो ट्रांसक्रिप्शन सेवाएं प्रदान करेगा। इससे Apple की अपनी स्पीच रिकग्निशन टेक्निक को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। आइए अब सुनते हैं कि ये काम कैसे करता है। ये फीचर एक ऑप्शन के तौर पर उपलब्ध होगा। जब आप किसी वॉइस मैसेज को ट्रांसक्राइब करना चाहेंगे तो आपको WhatsApp को अपने स्पीच रिकग्निशन टेक्निक का एक्सेस देना पड़ेगा। एक बार ये अनुमति देने के बाद आप ट्रांसक्रिप्शन सेवा का उपयोग करने में सक्षम हो जाएंगे। जब आप ध्वनि संदेश चलाएंगे तो स्क्रीन पर एक प्रतिलेख अनुभाग पॉपअप होगा, जहां से आप ये संदेश पढ़ भी सकेंगे। WhatsApp बीटा इन्फो की रिपोर्ट ने कहा है कि आप किसी भी पॉइंट से ये संदेश चला सकेंगे। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन अभी जारी है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और लौट कर आऊंगा। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन कंटिन्यू रहेगा, तो सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स सिर्फ रेडियो उड़ान पर। अगर आप दिव्यांग हैं और आप वैक्सीन लगवाना चाहते हैं तो हमसे जल्द से जल्द संपर्क करें। नैप दिल्ली और अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन दिव्यांग जनों को वैक्सीन लगवाने में मदद कर रही है। अरे कहाँ चले कोविड को साथ लेके, मास्क को नाक के नीचे रख के सुन लो ये धुन गोल्डन वॉइस की तुम। चलो कोविड की बैंड बजाए हम और तुम। चलो चलो वैक्सीन लगाए, चलो 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 कोविड की बैंड बजाए, चलो 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 वैक्सीन लगाए, चलो चलो कोविड को भारत से भगाए, चलो चलो। गोल्डन वॉइस सभी विकलांग व्यक्तियों के बीच कोविड वैक्सीन के प्रति झिझक दूर करने की एक महत्वपूर्ण पहल है। साथ ही यह दृष्टिबाधित गायकों के लिए संगीत के क्षेत्र में एक अवसर व मंच प्रदान करता है। और जानकारी के लिए हमें फोन करें 9212-319-671 पर। प्रोग्राम में फिर से स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है, सुनते रहिए कम्युनिटी कलर्स प्रोग्राम। आगे बहुत कुछ है। माय ओपिनियन सेक्शन कम्युनिटी कलर्स का एडिटोरियल भी होगा, लेकिन पहले सुन लेते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन का बाकी हिस्सा। दोस्तों, आइए अब बोलने में अक्षम लोगों के लिए एक असिस्टिव कम्युनिकेटिव एड के बारे में जानकारी लेते हैं। आंशिक या पूर्ण रूप की हानि से सुनने में अक्षम लोगों को संवाद करने में समस्या होती है। इससे निपटने में उनकी मदद करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज यानी NIPEMD के साथ साथ प्रोफेसर्स की एक टीम ने विकसित किया है स्पीच असिस्टेड कम्युनिकेटिव एड। दोस्तों, बड़ी संख्या में लोग मुख्य रूप से डिसार्थ्रिया से पीड़ित हैं। SSN कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में ECE डिपार्टमेंट की प्रोफेसर P विजय लक्ष्मी और उनकी टीम ने रिहैबिलिटेशन रिसर्च यानी कि पुनर्वास अनुसंधान में योगदान दिया है। NIPEMD की मदद से तमिल डिसार्थ्रिक भाषण का डेटाबेस एकत्रित किया गया है। इस डेटाबेस का उपयोग करते हुए टीम ने रास्पबेरी पाई पर लगाए गए डिसार्थ्रिक स्पीकर्स के लिए एक स्पीच असिस्टिव कम्युनिकेशन एड विकसित किया है। विजय लक्ष्मी और उनकी टीम ने लगभग 3 वर्षों तक NIPEMD के 20 डिसार्थ्रिक लोगों के साथ मिलकर काम किया है और तमिल सिलेबल्स का एक कॉर्पस एकत्रित किया है, जिसका उपयोग विभिन्न सॉफ्टवेयर द्वारा डिसार्थ्रिक रोगियों की मदद करने के लिए किया जा सकता है। विजय लक्ष्मी बताती हैं कि इस डेटाबेस का उपयोग करके विकसित की गई तकनीकों का
या उपकरणों का उपयोग भारत में भाषण विकार समुदाय के लोगों के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा ये डेटाबेस विकासशील प्रणालियों को भाषण विकारों की गंभीरता का आकलन करने में मदद करता है। 2011 में भारत सरकार द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार भाषण विकार या बोलने में अक्षमता भारत में 5वीं सबसे बड़ी विकलांगता है। बहुत से लोग संचार सहायता से अनजान हैं। वे अपनी दैनिक गतिविधियों के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। बोलने में अक्षम लोगों की एक बड़ी आबादी इस टेक्नोलॉजी से लाभान्वित होगी। दोस्तों चलिए अब सुनते हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स में किए गए बड़े बदलावों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये खबर भी नर्सिंग कोर्स के बारे में ही है, लेकिन ये कोर्स में किए गए सुधारों के बारे में है, न कि एडमिशन के रिजर्वेशन कोटे के बारे में। दोस्तों इसमें सबसे खास बात तो ये है कि भारत के बीएससी नर्सिंग कोर्स में 1947 के बाद से अब तक का पहला बड़ा बदलाव किया गया है, जिसकी वजह से अब ये कोर्स योग्यता पर आधारित एक पाठ्यक्रम बन चुका है। इसमें कई अपडेट्स अब शामिल किए गए हैं। इसमें अब चिकित्सा नैतिकता माने मेडिकल एथिक्स और अनुकरण यानी सिमुलेशन को शामिल किया गया है। ये कोर्स जनवरी 2022 से लागू कर दिया जाएगा। इस नई प्रणाली में अध्ययन के हर एक क्षेत्र में योग्यता प्राप्त करने पर अधिक जोर दिया गया है। साथ ही साथ क्रेडिट पर आधारित सेमेस्टर पैटर्न इसमें अपनाया गया है। विकलांगता जगत के फेमस एक्टिविस्ट डॉक्टर सत्येंद्र सिंह ने इस पर अपनी टिप्पणी देते हुए कहा कि आईएनसी यानी भारतीय नर्सिंग परिषद की धारा 16 के तहत पाठ्यक्रम को संशोधित और विकसित किया गया है। ये पूरे देश में नर्सिंग शिक्षा का एक समान मानक स्थापित करेगा। इसमें अब छात्र सिमुलेशन प्रयोगशालाओं में अनिवार्य प्रशिक्षण के बाद नैदानिक क्षेत्र यानी क्लिनिकल फील्ड में जाएंगे। साथ ही साथ गैर विज्ञान पृष्ठभूमि माने नॉन साइंस बैकग्राउंड के छात्रों को नर्सिंग में प्रवेश नहीं मिलेगा। कोर्स में प्रवेश हेतु न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करना जरूरी होगा। इसमें अब बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी होंगे। इसमें कुछ मॉड्यूल्स भी शामिल होंगे। नए नियमानुसार नर्सिंग कॉलेज में अनिवार्य रूप से 100 बिस्तर होने चाहिए और ये माता पिता या स्वयं के नाम पर हो। एक नियम के अनुसार इस हॉस्पिटल के ट्रस्टी, मेंबर्स, डायरेक्टर्स, ओनर्स को किसी भी अन्य नर्सिंग इंस्टीट्यूशन में कम से कम 30 साल तक इलाज लेना मना है। एक अन्य नियम के अनुसार किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन को इस कोर्स के पाठ्यक्रम में कोई भी बदलाव या घटाव करने की अनुमति नहीं है। हालांकि वे जरूरत महसूस होने पर इसमें यूनिट्स का या विषयों का एडिशन कर सकेंगे। साथ ही साथ ये भी मैंडेटरी है कि जो इंस्टीट्यूशंस ये कोर्स चला रहे हैं उनकी बिल्डिंग्स खुद के नाम पर हो या फिर 2 साल के भीतर भीतर इन बिल्डिंग्स को वे अपने नाम पर कर ले। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जनहित याचिका। थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया से पीड़ित लोगों को सरकारी नौकरी में आरक्षण की मांग। दोस्तों याचिकाकर्ता दीपक कंसल ने सुप्रीम कोर्ट के सामने पीआईएल रखते हुए अदालत से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है, क्योंकि थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित लोगों के अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन किया जा रहा है। याचिका ये भी कहती है कि ऐसे व्यक्तियों को अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 34 के दायरे में शामिल किया जाना चाहिए। अभी आरक्षण का लाभ प्रदान नहीं किया जा रहा है। ये विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के साथ साथ बहुत ही बुनियादी मानवता अधिकार और विकलांग जनों के मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन है। दोस्तों आप सभी ये जान ले कि थैलेसीमिया एक इनहेरिटेड या विरासत में मिला रक्त का विकार है, जिसमें खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा सामान्य से बहुत ही कम हो जाती है। सिकल सेल एनीमिया भी एक हेरिडेटरी डिसऑर्डर है, जिसमें लाल रक्त कोशिकाओं का आकार सामान्य से बिल्कुल अलग होता है, जिसके चलते व्यक्ति के खून में हीमोग्लोबिन टिक नहीं पाती और लाल कोशिकाओं से जुड़े अन्य काम भी नहीं हो पाते।
आखिर में हीमोफीलिया भी एक ऐसा हेरिडेटरी डिसीज है जिससे खून के थक्के जमने की क्षमता प्रभावित हो जाती है। ऐसे व्यक्तियों को जरा सी चोट या खरोच लगने से एक्सट्रीम ब्लीडिंग हो सकता है, जिससे उनकी मौत भी हो सकती है। दोस्तों, किसी भी शहर का हेरिटेज यानी उसकी विरासत उन सभी लोगों की विरासत होती है जो इसे बनाते हैं। लेकिन क्या शहर के सभी लोगों को इस विरासत तक पहुंच मिलती है? आइए सुनते हैं चेन्नई शहर की हेरिटेज स्पेसेस तक विकलांग जनों की पहुंच पर एक रिपोर्ट। दोस्तों, NVONK यानी नाम विधु नाम और नाम कधई ने हाल ही में अपनी 20वीं इंक्लूसिव ट्रेल की मेजबानी करते हुए चेन्नई के हेरिटेज स्पेसेस की एक्सेसिबिलिटी को चेक किया है। इस ट्रेल से उनके सामने वही ढांचागत बाधाएं, गलत समाधानों का उपयोग, काम करने में कमी, कमतर सोशल इंक्लूसिवनेस का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में सामाजिक एकता को मजबूत करने के लिए व्यापक भागीदारी और सिफारिशों की जरूरतों पर चर्चा की है। NVNONK की मेंबर कलई ने कहा कि सार्वजनिक परिवहन के सभी संसाधनों और उनके संबंधित स्टेशनों और डेपो को विकलांगता के अनुकूल बनाया जाना चाहिए। स्मार्ट पार्किंग स्पेसेस बनाई जानी चाहिए। ये निजी हो या सरकार द्वारा संचालित, लेकिन इसमें विकलांग लोगों की जरूरतों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कलाई ने अपने मुद्दे दोहराते हुए विशेष स्थान को बनाने के बजाय विकलांग व्यक्तियों को समायोजित करके उनके लिए रिक्त स्थानों को लैस करने पर ध्यान केंद्रित किए जाने के महत्व को बताया है। इसके बाद मद्रास फोटो ब्लॉगर्स के श्रीवत्सन शंकर ने कहा है कि ऐसा लगता है कि चिकित्सा उपचार शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन से लेकर निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा बनने तक बधिर लोगों के लिए सांकेतिक भाषा अधिकारों तक पहुंचने की कुंजी है। संकेत भाषा में शब्दावली वर्तमान में सीमित है। हमें अधिक शब्दों पर और शर्तों को पेश करने पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, इसके साथ ही आरामदायक यात्रा के अवसरों को सक्षम करने के लिए सुविधाओं की आवश्यकता पर भी इस रिपोर्ट में ध्यान दिया गया। सहायक उपकरणों, प्रौद्योगिकियों और ढांचागत तत्वों के साथ साथ सार्वजनिक स्थानों को फिर से बनाना, मनोरंजन के स्थानों में समावेशिता और सशक्त वातावरण बनाने पर भी इस रिपोर्ट में चर्चा की गई है। इन बदलावों के साथ हेरिटेज साइट्स पर विकलांगों के लिए अपनेपन की भावना प्रदान की जा सकेगी। थिरुपा सुंदरी सेव्वेल ने अपनी बात रखते हुए कहा कि एक सामाजिक परिवर्तन तभी होगा जब पेशेवर सिफारिशें होंगी और जीवित अनुभवों को ध्यान में रखा जाएगा। इन अनुभवों, सिफारिशों, शोध और बातचीत से समाज के विचार बदलेंगे। हमें एक अलग नीति की आवश्यकता है जिसमें सभी सुझाव शामिल हो। केंद्र ने दिल्ली कोर्ट से कहा है कि IPS और अन्य पुलिस सर्विसेज के रिक्तियों के लिए सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस में बेंचमार्क विकलांगता वाले लोगों को आरक्षण के दायरे से बाहर रखा जाए। दोस्तों, हाल ही में संभावना सोसाइटी और इवारा फाउंडेशन ने पिटीशन फाइल करते हुए कहा था कि सिविल सर्विसेज एग्जाम्स में विजुअल इम्पेयरमेंट और मल्टीपल डिसेबिलिटीज वाले कैंडिडेट्स के लिए पर्याप्त सीट्स रिजर्व नहीं है। इस मामले में याचिकाकर्ताओं के वकील श्री पंकज सिन्हा और श्री DK महाजन ने कोर्ट को बताया कि अधिकार अधिनियम के तहत 2020 में कुल 796 में से 4% यानी कि 32 सीटें भरी जानी चाहिए थी, मगर इनमें से केवल 24 सीटें भरी गई। वहीं दूसरी तरफ केंद्र ने पहले ही कोर्ट को जानकारी दे दी थी कि IPS, RPF, DNIPS और PONDIPS की सेवाओं के तहत बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले लोगों को आरक्षण नहीं दिया जा सकता। सेंटर ने कोर्ट को बताया कि 2020 में नोटिस देते हुए स्थिति को दर्शाने वाली मौजूदा प्रथा से कोई विचलन नहीं किया गया है। साथ ही साथ केंद्र की तरफ से बोलते हुए स्टैंडिंग काउंसिल श्री मनीष मोहन ने कहा कि कुल 836 सीटें थी, जिनमें से 251 सीटों पर कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता था।
बची हुई 585 सीटों में से 24 पर रिजर्वेशन दिया गया है। इसको कोर्ट ने वैधानिक आरक्षण मानते हुए कहा कि ये बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले लोगों के पक्ष में है। नियम आरक्षण है और छूट एक अपवाद है। तो डिटेल न्यूज़ बुलेटिन में आपने अब तक की जो इस वीक की खास खबरें सुनी और उम्मीद करते हैं कि आपको नई नई अपडेट्स ज़रूर मिली होंगी। और हम हमेशा कहते हैं कि आप भी अगर कोई अपडेट हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो mail@radioudan.com या radioudan@gmail.com पर भी आप हमें न्यूज़ भेज सकते हैं और हमारी कोशिश होगी कि उस न्यूज़ को वेरीफाई करके इस प्रोग्राम में हम शामिल करें। तो बहरहाल डिटेल न्यूज़ बुलेटिन के बाद वक्त एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के उस पार होगा सेक्शन आर ओपिनियन या हमारी राय दानिश महाजन के साथ। तो सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। ये कलीना वाले प्लॉट के पेपर्स हैं लाल सिंह। आज के बाद इस जमीन पर तेरी कोई दखल अंदाजी नहीं होगी। इन पेपर्स पर साइन कर, तेरी जिंदगी के 5 साल मैं बख्श देता हूँ। हाय दोस्तों, मैं हूँ गुड्डू धनोआ और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। एक मामूली से प्लॉट के लिए 5 साल की जिंदगी घाटे का सौदा नहीं है लाल। तेरे माथे का पसीना और दिल की धड़कन ये बता रही है कि तुझे अपनी जिंदगी से बहुत प्यार है। ब्रेक के बाद मैं फिर से आपके साथ हूं, आपका दोस्त पुनीत। और चलिए अब बढ़ते हैं माय ओपिनियन सेक्शन की ओर। पेश कर रहे हैं दानिश महाजन। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं दानिश महाजन, कम्युनिटी कलर की सेगमेंट अवर ओपिनियन में आपका स्वागत। अगर आपके पास कोई न्यूज़ है डिसेबिलिटी से रिलेटेड तो danish.mahajan88@gmail.com पर शेयर करना ना भूलें। हम कोशिश करेंगे उसे शो में शामिल करने की। न्यूज़ ऑथेंटिक होनी चाहिए। न्यूज़ आपकी इंस्टीट्यूट की हो सकती है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की हो सकती है, आपके गाँव की हो सकती है, शहर की हो सकती है। 21 सितंबर को वर्ल्ड अल्जाइमर डे ऑब्जर्व किया जाता है और डिमेंशिया को लेके अवेयरनेस जनरेट की जाती है। अल्जाइमर के स्पेलिंग में कर देता हूँ, प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो सकती है, माफ़ी चाहता हूँ। ALZHEIMER''S। बेसिकली इस दिन का जो मकसद है वो लोगों में डिमेंशिया को लेके जागरूकता फैलाना है। डिमेंशिया एक ऐसी डिसीज़ है जिसमें कम्युनिकेशन और लैंग्वेज प्रॉब्लम जो है वो अर्ली सिम्टम है। मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी का हो जाना, जब मेमोरी लॉस हो जाना, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस ना कर पाना। जनरली ये देखा गया है कि ये ओल्ड एज में होता है, लेकिन लोग इसको समझते नहीं हैं और मजाक उड़ाते हैं। मैंने और सब्जेक्ट पे सोचा था करूं, लेकिन मुझे लगा कि इस पे जागरूकता फैलानी चाहिए और हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जो डिमेंशिया है वो ओल्ड एज प्रॉब्लम है, कि जब बुढ़ापा आ गया तो ये ज़्यादा तो जाती है, कमज़ोर होती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। तो ये डिमेंशिया के सिम्टम है। भारत में ये बताया गया है कि 60 साल के ऊपर लगभग 4 मिलियन लोगों को डिमेंशिया की प्रॉब्लम है और हर 16वें घर में किसी न किसी बुजुर्ग को डिमेंशिया है। लेकिन हम उनका मजाक उड़ाते हैं कई बार, जब वो भूल जाते हैं, जब प्रॉपर सेंटेंस नहीं बोलते हैं। तो सोसाइटी में इसको लेके बहुत सारा भ्रम है।
तो डिमेंशिया के अर्ली सिम्टम मैंने जैसे आपको बताया कि कम्युनिकेशन और लैंग्वेज की प्रॉब्लम होना, अपनी बात को ना कर पाना, किसी चीज को भूल जाना, एक चीज को बार बार रिपीट करना। तो अगर ऐसी चीजें होती हैं तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। कई ऑर्गेनाइजेशंस इसके ऊपर काम कर रही हैं। इंडिया में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसके ऊपर मैनुअल तैयार किया है। मैं पायल सक्सेना का एक आर्टिकल पढ़ रहा था इसके ऊपर, तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते थे। जब मैंने कैंपेन शुरू किया तो बहुत सारे लोगों ने अपनी स्टोरी शेयर की। और ये होता है, जब किसी को लगता है कि हाँ ये बोल रहे हैं, इसके बारे में हमें भी बोलना चाहिए, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि इसके ऊपर काम हो रहा है, लोगों को अब जागरूक किया जा रहा है। और इन चीज़ों का हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि जनरली जो ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, हम मजाक मजाक में बहुत कुछ कह जाते हैं, या समझते नहीं है कि हो सकता है कि सामने वाले को कोई दिक्कत हो। तो हर बार जब भी कोई डिसेबिलिटी से रिलेटेड डे आता है तो मैं उस पर ओपिनियन करता हूँ और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी अपने आसपास ध्यान रखें। ऐसी चीज़ें हैं तो लोगों को जागरूक करें, उन्हें बोले कि फिजिशियन से कंसल्ट करें और अपना पार्ट हम लोग प्ले करें, ताकि इन चीज़ों से जितने लोगों को प्रिवेंट कर सके तो उतना हम लोग कर सकें। तो ये बहरहाल था डिमेंशिया के बारे में, और उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अगले सप्ताह फिर मिलूंगा, और तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार। उम्मीद करेंगे कि आपको ये सेगमेंट पसंद ज़रूर आया होगा और आप अपना फीडबैक इस सेक्शन और पूरे प्रोग्राम के मुताल्लिक हमें ज़रूर देंगे। और फीडबैक देने के जो तरीके हम पहले प्रोग्राम की शुरुआत में बता चुके हैं, तो आप किसी भी तरीके से अपना फीडबैक हमें भेज सकते हैं। प्रोग्राम के अब अंजाम का वक्त हो रहा है, लेकिन चलते चलते आखिर में प्रोग्राम के जानते हैं न्यूज़ हेडलाइंस एक बार फिर। बीएससी नर्सिंग कोर्स में सन 1947 के बाद बड़ा बदलाव, बीएससी नर्सिंग कोर्स बना योग्यता पर आधारित पाठ्यक्रम। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जनहित याचिका, हीमोफीलिया, सिकल सेल डिसीज और थैलेसीमिया से पीड़ित लोगों को आरक्षण की मांग। केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा, आईपीएस सहित अन्य सभी पुलिस सेवाओं के लिए सिविल सर्विसेज परीक्षा में बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लोगों को आरक्षण के दायरे से रखा जाए बाहर। इस प्रोग्राम में आपको सुनवाएंगे एक आयरन लेडी की कहानी, जिसने एक रेल दुर्घटना में अपने दोनों पैर गंवाने के बावजूद पूरी की एमडी की पढ़ाई। नर्सिंग काउंसिल का हाल ही का बड़ा निर्णय, नर्सिंग कोर्स में अब से 40 से 50% या उससे निचली श्रेणी के विकलांगता वाले लोगों को ही कोर्स करने की होगी अनुमति। तमिलनाडु राज्य का बड़ा कदम, अगले 6 महीनों में विकलांगों के लिए भरी जाएंगी रिक्तियां। तमिलनाडु के कार्यकर्ताओं ने की मांग, शहरी रोजगार योजनाओं में विकलांगों और ट्रांसजेंडर्स को भी किया जाए शामिल। और व्हाट्सएप यूजर्स के लिए खुशखबरी, व्हाट्सएप के बीटा यूजर्स में जल्द आ रहा है एक फीचर जिसमें आप अपना वॉइस मैसेज सुनने के साथ साथ पढ़ भी पाएंगे। तो इसी के साथ मुझे यानी पुनीत को आज का प्रोग्राम खत्म करने की दीजिए इजाजत। बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत।